निधि, तुझे पता है थोड़े दिनों पहले एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी। हमारी एक यंग इन्वेस्टर से मुलाकात हुई और जब उसने सुना कि आशीष सर इस इवनिंग आ रहे हैं, वो बहुत खुश हो गया और कहा, वुड यू बिलीव इट, मैं इन्हें तब से सुन रहा हूँ जब से मैं 11 साल का था। क्या 11 साल की उम्र? हाँ, 11 साल की उम्र में किसी की बात इतनी गहरी लगी कि एक पूरे डेकेड बाद भी वो मूवमेंट जिंदा है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये इम्पैक्ट है। और आप सब में से कई लोग की तो इन्वेस्टिंग जर्नी ही 20-25 साल से ज़्यादा की है। तो आशीष सर के पास भी आप लोग के लिए कुछ ज़्यादा ही कुछ अच्छा है। और वेटरन्स लोग के लिए हर टाइम एक अलग ही स्टोरी लेकर आते हैं आशीष सर। तो एक कहावत है, कुछ लोग कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं जाते, आशीष सर उन्हीं में से एक है। So Ashish sir is Executive Director and CEO, Vito Capital Asset Management. He is responsible for strategizing, growing, managing operations at Vito Capital, a career that has touched every corner in India's asset management industry, from ICICI Prudential, where he led sales and distribution across India and Middle East, to Motilal Oswal AMC, where as a managing director and CEO, he grew business from 1,300 crores to 42,000 crores rupees in equity assets. An engineer from Pune University, a finance mind from NMIMS Mumbai, that combination of analytical rigor and financial impact perhaps is exactly what has made who he is. And over the 25 years, one industry and a front row seat to virtually its entire growth story. Today, he brings that depth to Vito Capital and to this room. Thank you, Ashish sir, for coming here, and over to you, sir. Hi, good evening, everyone. So, first of all, I'd like to thank entire Azure team for organizing this event and inviting me here. And also, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी अपना समय निकाल के यहाँ पे आए. So, thank you very much for sparing your time and coming here and attending all this. So what I'll do is that, there are 2 or 3 different portions in my presentation which I want to cover. And I have deliberately titled as Thrive in Grey. So some of you would have probably समझ में आ गया होगा what the concept is. And if it is not clear, then of course I am here to explain to you. But before I start off talking about this particular presentation, what I just want to remind you is that जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, अभी जैसे हमारे कलीग्स हैं, अविनाश हैं, नीलेश भाई मेरे एक्स बॉस हैं ICICI में से, सो इन्होंने आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात किया, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में बात किया, यू सॉ गुड नंबर ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स. बट आपने देखा होगा कि दोनों के डिस्कशन में काफ़ी सारा डिस्कशन साइकोलॉजी के ऊपर भी था, इमोशन के ऊपर भी था, हमको किस तरीके से लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखना चाहिए इसके ऊपर भी था. सो वन थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू इज़ दैट जितना अगर आप कभी बार आप लोग बिजनेस टीवी भी देखते होंगे, राइट, जब आप टीवी देखते हैं स्पेशली बिजनेस टेलीविज़न, तो बिजनेस टेलीविज़न जब आप देखते हैं आपने देखा होगा कि हमेशा और अमूमन ये जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं दे आर ऑन अ जूम कॉल. कभी कभी हमको स्टूडियो पे बुलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल ये हो गया है कि जूम कॉल पे ही, राइट, क्योंकि स्टूडियो में जाएंगे तो भी वो जूम कॉल जैसा ही दिखेगा, क्योंकि स्क्रीन में क्या होता है, 2 खिड़की होती है ना, एक खिड़की में जो एंकर है वो होते हैं, दूसरी खिड़की में हम होते हैं, और वो 2 खिड़की में 2 लोग बात करते हैं, उसके इर्द गिर्द आपको क्या दिखता है, व्हाट डू यू सी अराउंड दोज 2 विंडोज़ एंड दोज 2 स्क्रीन्स, व्हाट डू यू सी, 2 पासपोर्ट साइज खिड़की होता है, उसके इर्द गिर्द में आपको क्या दिखता है, व्हाट डू यू सी देयर. You see all types of scrollers, numbers, some green colored arrows going up, some red color arrows going down, lot of numbers flashing, बार बार breaking news आ रहा है.
राइट? और पूरा स्क्रीन के गोल अगर आप देखेंगे हर तरफ नंबर्स है, एंड देन सम ग्राफ्स विल कम, सम चार्ट्स विल कम, लॉट ऑफ डेटा, लॉट ऑफ न्यूज़, इस तरीके से फ्लैश होता है, करेक्ट? समटाइम यू माइट फील दैट इट इज़ लुकिंग लाइक कि भाई ये कोई हाई एंड गैजेट है या एयरक्राफ्ट का कॉकपिट है या ऐसा कुछ, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इज़ फ्लैशिंग देयर। तो होता क्या है कि अगर आप बिजनेस न्यूज़ देखते हैं, स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, तो ऐसा आपको लगेगा कि भाई ये तो इसमें बहुत मैथ्स है, इसमें बहुत साइंस है, पूरा का पूरा गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इस तरीके का। यू गेट दैट फीलिंग दैट इट इज़ वेरी वेरी हैवी, वेरी वेरी लोडेड, करेक्ट? लेकिन आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस और नॉट, हकीकत ये है कि जितना उसमें आपको गणित और विज्ञान और जितना अर्थशास्त्र उसमें आपको बताया जाता है या जताया जाता है, उतना एक्चुअली है नहीं उसमें। What is the reason I am saying this? I don't know how many of you noticed. मैं तो हमेशा लोगों को याद दिलाता हूँ, आप लोगों के सामने शायद मौका मिला है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मैं हमेशा लोगों को याद दिलाता हूँ कि जितना गणित, विज्ञान और अर्थशास्त्र बताया जाता है, जताया जाता है, उतना है नहीं। वो मैं क्यों याद दिलाता हूँ? आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस और नॉट, पिछले 20 साल में आपको पता है नोबेल प्राइज़ अनाउंस होता है, राइट? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नोबेल प्राइज़ की इजाद हुई थी अर्थशास्त्र को लेकर के। नोबेल प्राइज़ वॉज, आई थिंक, started with economics, correct? But did you know or not that in last 20 years, the Nobel Prize in Economics has twice been awarded to people who study human psychology? आपको पता था ये कि नहीं पता था? How many of you knew this? जितना लोग पिंक जैकेट पहने हैं वो हाथ ऊपर नहीं कर सकते भाई, not allowed, right? So it's a fact. In last 20 years, Nobel Prize in Economics has been given twice to people. First was a very famous person who wrote this book, Thinking Fast, Thinking Slow, Daniel Kahneman, right? He was given Nobel Prize in Economics, but he studied human psychology, human behavior. Then in 2011, it was given to Richard Thaler. He wrote a book called Nudge. That is also a book about, economics, but fully grounded in human behavior. राइट? इसका मैं आपको और एक प्रमाण देता हूँ। सब लोगों ने बफेट साहब का नाम तो सुना ही, अभी भी मेंशन हुआ था, राइट? द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस इन्वेस्टर एंड मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर। तो आप समझ सकते हैं कि भाई गणित और अर्थशास्त्र के बारे में उनसे ज़्यादा, फाइनेंस और अर्थशास्त्र के बारे में उनसे ज़्यादा कम ही लोगों को पता होगा। यू एक्सपेक्ट हिम टू बी एन एक्सपर्ट इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, करेक्ट? बट आपको मालूम है बफेट साहब का सबसे फेमस स्टेटमेंट जो है ना, व्हाट इज मिस्टर बफेट्स मोस्ट फेमस स्टेटमेंट? कौन सा ऐसा कोटेबल कोट जिसको आप बोलते हैं, कौन सा ऐसा कोट है जो बफेट साहब का जिक्र आने पे वो कोट हमेशा बोला जाएगा? विच कोट इज एट्रीब्यूटेड टू हिम? बी fearful, be greedy when others are fearful, be fearful when others are, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. So दूसरे लोगों ने भी एग्जाम्पल दिया, they were not wrong, right? बट डेफिनेटली किसी ने ये तो नहीं बोला ना कि मिस्टर बफेट का मोस्ट फेमस कोट इज दैट यू शुड बाय कंपनीज हुज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज मोर देन देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यू शुड बाय कंपनीज विच ग्रो देयर फ्री कैश फ्लो एट अ रेट ऑफ 15% और मोर देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ. ऐसा सब स्टेटमेंट नहीं बोला ना आपने. EQ वर्सेज IQ बोला या डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बोला, जो भी आपने बोला, बट हिज मोस्ट फेमस कोटेशन इज बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी. सो इवन फॉर द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर, पूरा उन्होंने 60-70 साल से 1930 ही वॉज बॉर्न एंड सिंस 1965 ही इज रनिंग बर्कशायर हैथवे, राइट? जस्ट नाउ ही स्टेप डाउन. तो भाई 60 ईयर्स का करियर, उस 60 ईयर्स के करियर में जो सार क्या निकल के आता है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी. करेक्ट? Now, do you know what this statement actually means? What is he trying to say in this statement? जब ये statement बार-बार 4 बार तो मैंने ही बोल दिया और आप लोगों ने और 4000 बार ये statement सुना होगा. आप मेरे को बताओ ये statement में सबसे important word कौन सा है? आपको मालूम था मैं ये सवाल पूछेगा ना? You must have seen my video or something like that. But yeah, good. But thanks for taking the conversation forward. नहीं तो normally मेरे को कोई जवाब ही नहीं देता है. एक बार मेरे को किसी ने, मैंने पूछा बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? तो थक गए लोग. किसी ने ग्रीडी बोला, किसी ने फेयरफुल बोला, किसी ने बहुत सोच के बोला बी.
So, yeah, so the most important word is others. अभी अभी आप सर मेरे को एक्सक्यूज करना, आप जवाब मत देना अभी, इनको भी पिंक जैकेट दो. So he's right. The most important word is others. But the more difficult question is, you know what? What is the difficult question? कि others कौन है? Who is others? अभी इसका आप अटेम्प्ट करो, जवाब दो मेरे को, others कौन है? कौन होता है others? नहीं नहीं, आप ऐसा एकदम 4 स्टेप आगे का जवाब मत दो, मैं खाली पूछा उतना जवाब दो. others कौन होता है? मेरे को ये बताओ, others कौन है? हाँ? Not me. Sir, I asked you psychological definition of others, not English definition of others. So obviously, इसका आंसर देना आसान नहीं है. There is no answer to it. Actually, जो आपको आईने में दिखता है वो others है. हम और मैं सब, आप लोग सब, हम लोग others है. But ये भी important point नहीं है. You know what is the most important point? ये जो पूरा statement है, इसमें समझने वाली बात ये है, what Mr. Buffett has said, कामयाब निवेशक होने के लिए आपकी गिनती others में नहीं होनी चाहिए. See, this whole discussion is not so relevant. The main point what he's saying is that to be a successful investor, you should not be counted amongst others. इसलिए बोला ना, be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. तो मतलब कि भाई others में आपकी गिनती नहीं होनी चाहिए. अभी इससे भी डिफिकल्ट पॉइंट क्या है मालूम है? कि अदर्स कौन है क्या है वो सब छोड़ो, पता कैसे करने का कि अदर्स क्या कर रहे हैं? सी, बिकॉज कामयाब निवेशक होने के लिए आपकी गिनती अदर्स में नहीं होनी चाहिए. इट प्रीसपोजेस दैट यू शुड नो व्हाट अदर्स आर डूइंग. सो यू टेक इट फर्दर लॉजिकली दैट हाउ डू यू नो व्हाट अदर्स आर डूइंग. आपको कैसे पता चलेगा कि अदर्स क्या कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? सॉरी, डेटा देखने का है. जी सर. Okay, how others are behaving, मतलब if they're selling and market is dropping, so when market is dropping you know that others are selling. अच्छा, एक चीज़ है ना जो सर ने बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाली एक यहाँ पे मैं कैविएट बोल देता हूँ, बाद में मैं भूल जाऊँगा तो गलत कंक्लूजन निकल जाएगा. ये जो मैंने बोला ना कि इसमें कभी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होता है. आई विल कम टू दैट. When others are selling, market is falling. That is a process. You will never be able to know the bottom. When more and more people start selling, it will keep falling more. कहीं ना कहीं पे उसका bottom आता है. But for a moment, I'll come back to that. So most important point is that to be successful investor, you should not be counted in others. For that, you need to know what others are doing. How will you come to know what others are doing? तो वो तो बहुत easy है. हम लोग का इंडस्ट्री हर महीने छाप ही देता है what others are doing. ओपन बुक एग्जाम है, कोई देखता नहीं है. आपको पता है, लाइक आपने टीवी में और यूट्यूब में देखा है, हम लोग का जो एसोसिएशन है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन है, दुनिया का एकमात्र एसोसिएशन है जो ऐसे ये म्यूचुअल फंड सही है, राइट, उसका कैंपेन आप देखते हैं. आपको पता है हम लोग का एसोसिएशन ये जो कैंपेन है उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करता है? हर महीने डेटा छापता है आपको बताने के लिए कि अदर्स क्या कर रहे हैं. देखा है आपने कभी? हैव यू सीन? You go to Association of Mutual Funds website, you ask your advisors are here, you ask them, I want to know what others are doing. And they'll be able to give you scientific data because our industry publishes every month. ये flexi cap fund, multi cap fund, gold fund, silver fund, liquid fund, overnight fund, कोई सा भी आप स्कीम का कैटेगरी का नाम बोल दो, इस महीने में उसमें कितना पैसा आया, उसमें से लोगों ने कितना पैसा निकाला, नेट बेसिस पे कितना पैसा उसमें निवेशित हुआ, सब छपता है हर महीने. तो अभी मैं आपका एक एग्जाम लेता हूँ, छोटा टेस्ट है, यू हैव टू आंसर. मेरे को बताओ, अभी तो चलो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मार्केट में सब लोग मतलब एकदम अपुनिज भगवान है वैसा वाला माहौल था ना 2024 में. जितना लोग है, मोस्ट मेन वुड हैव टोल्ड देयर वाइफ, देखा मेरे जैसा कोई फंड मैनेजर, मेरे जैसा कोई इन्वेस्टर नहीं है. करेक्ट. So 2024 was the peak of the market, right? August 2024, September 2024, that was the high point.
और हम लोग के इंडस्ट्री में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में लोग हर महीने 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए लगा, एक्चुअली ज़्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन जहाँ आप लोग लगाते हैं इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, सो एक कैटेगरी है इक्विटी फंड्स प्लस हाइब्रिड फंड्स, उसमें से आर्बिट्राज निकाल दो, बिकॉज आर्बिट्राज लोग लिक्विड का सब्सटीट्यूट के लिए लगाते हैं. सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वेयर पीपल आर पुटिंग देयर सेविंग्स टिपिकली हैपेंस इन इक्विटी फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स, और हाइब्रिड में से हम लोग आर्बिट्राज फंड निकाल देते हैं. इसमें मोटा मोटी हर महीने कितना पैसा आता है पता है आपको? 30 से 35 हज़ार करोड़. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरे को बताओ अगस्त 2024 में जब ये 30 हज़ार करोड़ रुपए आया होगा तो कौन से स्कीम कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसा आया होगा, बताओ मेरे को? स्मॉल कैप. ओके, इट इज़ नॉट, स्मॉल कैप वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस, बट उससे कई ज़्यादा पैसा इस कैटेगरी में आया था. बताओ कौन सा कैटेगरी है? किसने बोला डिफेंस? तो डिफेंस is a category called sector funds and thematic funds. You're right. But it was not only defense. Defense, railway, infrastructure, manufacturing, PSU, energy, power, वो पूरा सब तड़कता भड़कता, राइट? मतलब अभी अगले सोमवार तक करोड़पति बनने का वैसा वाला. सो द मैक्सिमम मनी, 30,000 में से 13,000 crores came only in sector funds and thematic funds. और उसके बाद स्मॉल कैप, मिड कैप, ऐसा. करेक्ट? मेरे को बताओ अगस्त 2024 में गोल्ड के फंड में कितना पैसा आया? बताओ, गेस करो प्लीज, गेस, टेक अ गेस. 30,000 करोड़ इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड में आया, उसमें से 13,000 करोड़ खाली सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड में आया, दूसरा 10,000 करोड़ खाली स्मॉल एंड मिड कैप में आया. तो गोल्ड फंड में कितना आया होगा? एक अनुमान तो लगा सकते हैं आप? क्लोज टू 500, समथिंग लाइक दैट. सिल्वर में कितना आया बताओ? नहीं, किसी को मालूम ही नहीं था सिल्वर का फंड होता है करके. नहीं आया, कुछ नहीं. डोंट ट्राई टू गेस. अच्छा, अभी मेरे को बताओ पिछले 2-3 महीने में, समझो दिसंबर 2025, जनवरी 2026, सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड में कितना पैसा आया? जो 13,000 था, जब ही सब लोग अगले मंडे तक पैसा डबल करने वाले थे, जब ही सब अदर्स का बात कर रहे हैं, आपका बात नहीं कर रहा मैं, अदर्स का बात चल रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट यू. तो अभी दिसंबर जनवरी में कितना पैसा आया होगा सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड में? वेरी लेस. हाँ, कितना? 900 crores. गोल्ड में कितना आया? 24,000 crore. इक्विटी से ज्यादा पैसा गोल्ड में. सिल्वर में कितना आया? 10,000 करोड़. 10,000 करोड़. करेक्ट? अभी सी, अभी मैंने आपको बोल दिया अदर्स क्या कर रहे हैं, अभी क्या करने का बताओ? अदर्स क्या मतलब? सी, you don't need to listen to what I'm saying. You should speak to your advisor. You should look for the right data. करेक्ट? ऐसा खाली खाली फोकट में अपना कंप्यूटर का स्क्रीन सेवर में लिखा है बी ग्रीडी व्हेन अदर फॉर फेयरफुल, बी फेयर फॉर अदर ग्रीडी, ऐसा इधर सॉफ्ट बोर्ड में लगा के रखा है, कंप्यूटर का स्क्रीन सेवर में लगा के रखा है, ऐसा सब करके फायदा क्या है? पहले पूछो अदर्स कौन है, अदर्स कर क्या रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ. ऑल दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. एक इंग्लिश में ये भी मैंने फ्रेज कई बार बोला है लोगों को, नो डिसरिगार्ड टू एनिमल राइट्स, बट आई ऑलवेज रिमाइंड दिस टू पीपल. बी एक ऐसा फ्रेज है, यू हैव टू शूट वेयर द रैबिट विल बी. ये सुना है किसी ने? सुना है? यू हैव टू शूट वेयर द रैबिट विल बी. एकदम यूजलेस फ्रेज है, बिकॉज यू नेवर नो वेयर द रैबिट विल बी. हाउ विल यू नो? करेक्ट? बट ये फ्रेज से इतना तो समझ में आता है कि प्लीज डोंट शूट वेयर द रैबिट वॉज 2 years बैक. आया ना समझ में? कि भाई देखिए, पैसा बनाने के लिए अभी देखिए आप क्या होता है, जब गोल्ड और सिल्वर लेना चाहिए था तभी सब स्मॉल कैप ले रहे थे. अभी धीमे धीमे मार्केट, अभी देखिए पिछले 18 महीने में क्या हुआ आप देखो. एक सिंपल थिंग, इन लास्ट 18 months फ्रॉम द हाई पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स इज 20% डाउन, निफ्टी इज 12% डाउन. ओके, तो ये तो हो गया 12 से 20%, तो मार्केट डाउन हो गया. उतने 1.5 साल में इंडिया का 1.5 साल पहले जीडीपी ग्रोथ का अनुमान था 5.4%, वो हो गया अभी 7%. कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो 0 था वो अभी लो डबल डिजिट पे आ गया.
इंडिया का सोवरेन रेटिंग अपग्रेड हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी की पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट जो बनेगा कि नहीं बनेगा कोएलिशन में क्या होता है वहाँ से निकल के गवर्नमेंट इज बैक स्ट्रांगली, टैक्स कट कर दिया, जीएसटी रैशनलाइज कर दिया, हर इलेक्शन में पैसा बांट रहे हैं और 8th पे कमीशन भी अनाउंस कर दिया. सो नाउ यू इमेजिन अ स्प्रिंग. व्हाट विल हैपन इफ अ स्प्रिंग कीप्स गेटिंग कंप्रेस्ड? जितने कुछ लोग तो इंजीनियरिंग फिजिक्स ऐसे सब पढ़ा रहेगा इधर. स्प्रिंग को कंप्रेस करते तो क्या होता है? इट स्टोर्स मोर एंड मोर एनर्जी. सो इफ प्राइसेस आर गोइंग डाउन and fundamentals keep on improving, what is happening? You are compressing a spring, it will keep storing more energy. और लोग एक दूसरे को बहुत डराते हैं. क्या करते हैं? कभी NAV गिरता है, शेयर का दाम गिरता है, तो मैं बताता हूँ लोग कैसे डराते हैं एक दूसरे को. पता है कैसे डराते हैं? कोई तो ट्विटर पे लिख देगा, अभी गिरा तो 100 का 50, तो गिरेगा तो 50% डाउन है, अभी रिकवरी के लिए कितना परसेंट चाहिए? ऐसे डराते हैं ना. आपको डराया कभी किसी ने कि गिरा तो 50%, अभी रिकवरी के लिए 100, ये कैसे होएगा? ऐसा पूछा आपको किसी ने? बोला रहेगा कभी तो कभी. ऐसा लिखते हैं लोग ट्विटर पे. करेक्ट. उसको गुजराती में क्या बोलते हैं मालूम है? हाउ मेनी आर गुजराती हियर? गुजराती में एक कहावत छे, अहिला पूरा आधा लोग यार. ओ माय गॉड. ગુજરાતીમાં કહેવાય ભણેલા છે પણ ગણેલા નથી. મીન્સ સી, it's a wrong, your reaction to everything in life completely depends on how you visualize something. If you visualize the share price falling 50%, you will feel कि मेरा आधा पैसा गया. But if you visualize a spring, then you know that ये spring को तुम जितना compress करेगा उतना ज़्यादा valuable बनेगा वो. And if a 10 centimeter spring is compressed into half, whenever, अभी नहीं तो 6 महीना बाद, whenever it get released, it will recoil 100%. It doesn't recoil 50%. Correct? So what you should keep in mind is that you should have the right visualization of what is really happening. And going back to why I said you have to shoot where the rabbit will be, क्योंकि जब इक्विटी लेने गए तभी सबको गोल्ड लेने गए, जब गोल्ड लेने गए तभी सबको इक्विटी लेने गए. तो ऐसा करेगा तो आप, जैसा आपने देखा होगा, अभी बारिश तो है नहीं, मुंबई में बहुत बारिश होती है तो वाइपर चलता है ना गाड़ी में. करेक्ट. दिस ऑल्सो आई ऑलवेज एक्सप्लेन दिस टू पीपल. व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग, रेन्स वेरी हैवीली, आप विंड स्क्रीन पे वाइपर चलाते हैं. आपको पता है वाइपर कैसे फंक्शन करता है? जब ड्राइव करते हैं ना, तो जब पानी गिरता है इधर विंड स्क्रीन पे, जब विंड स्क्रीन पे पानी गिरता है वाइपर ऐसे वाइप करता है. जब यहाँ पे वाइप करता है तो पानी इधर गिरता है, तो फिर इधर आता है, तो इधर वाइप करता है तो पानी इधर गिरता है, तो फिर इधर आता है. अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये सब बात करने तो आया नहीं हूँ यहाँ पे. करेक्ट. तो गोल्ड में पैसा डालेगा तो इक्विटी चलने लगता है, इक्विटी में पैसा डालेगा तो गोल्ड चलने लगता है. कमाल का लाइफ है, वेरी डिफिकल्ट, राइट? So this is the thing that you should keep in mind. And you know why I wrote about Thrive in Grey? The reason is because whenever we discuss, whenever we discuss stock market, whenever we discuss economy, we spend a lot of time in forecasting things, right? Like, see, I'll give you an example. I personally feel, I was sitting in the audience. Now I know if I'm sitting in the audience, people expect कि भाई तुम लोग बहुत साइकोलॉजी का बात कर रहा है, तू ये बता होने क्या वाला है. If I can step into your shoes and I can imagine that you are expecting कि भाई मेरे ऑलरेडी 20% डाउन हो गया है, वो बोल रहा है 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला है, अभी क्या होएगा वो बताओ, साइकोलॉजी छोड़ो. हकीकत ये है कि मैं कुछ भी बोलूँ, साइकोलॉजी इज गोइंग टू मैटर. एंड आई टेल यू वन मोर थिंग. आई पर्सनली थिंक, मैं आपको दिसंबर 2025 का मेरा टीवी इंटरव्यू भेजेगा ना, उसमें भी मैंने बोला था कि मार्केट गिरेगा, लेकिन 26,000 होता है तभी बोलेगा ना मार्केट गिरेगा, तो कोई नहीं सुनता है, बोलेगा पागल है 30,000 हो जाएगा, राइट? आई थिंक इट विल फॉल इवन फर्दर. वेयर यू आर सिटिंग, इट विल फॉल इवन फर्दर. ओके, बट 2-3 थिंग्स आई वॉन्ट टू टेल यू बिफोर यू एनालाइज इट विल फॉल फर्दर. व्हाट आर यू टॉकिंग? उसका बाद में करते हैं. जस्ट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. Everybody wants, now when you talk about forecast, I can give you 2 forecasts. I can describe in 2 manners. Okay, let me give you 2 examples. Let us say आप मेरे को पूछते हैं अभी मार्केट में क्या होएगा, तो मैं आपको बोलता हूँ देखो ऐसा है, अगर और थोड़ा दिन ये चला तो तेल का दाम 100 के ऊपर चला जाएगा,
और अगर तेल का दाम 100 के ऊपर चला जाएगा तो हम लोग का अभी जो मैंने अर्निंग ग्रोथ और जीडीपी का बात किया वो ½ कम हो जाएगा। और अगर और थोड़ा चला तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर ये हो सकता है कि हमको रशिया से चीपर ऑयल मिल जाए, लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि इतने टाइम तक तेल का दाम ज़्यादा रहेगा तो यूएस से शेल ऑयल पंप हो जाएगा। तो ऐसा होगा तो ये भी हो सकता है, लेकिन वैसा हुआ तो फिर उसके आगे जाके ऐसा हो सकता है। एंड एक्चुअली ये होने का प्रोबेबिलिटी 60% है और वैसा होने का प्रोबेबिलिटी 40% है। दिस इज वन आंसर। नाउ यू कीप दिस इन योर माइंड, गिव यू सेकेंड आंसर। हो गया, अगले हफ्ते से मार्केट ऊपर। आपको कौन सा जवाब सुन के आपको आश्वस्त लगेगा कि भाई सहारा स्टार आके कुछ फायदा हुआ, कुछ सीखने को मिला? विच आंसर इज मोर एक्सेप्टेबल टू यू? सेकेंड वन ना, दैट इज इट इज अ कंफर्मेशन दैट यू आर ह्यूमन बीइंग्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, इट इज कंफर्म्ड, it's confirmed that you are human beings. Many congratulations, because that's a fact. You expect people to tell you कि देख भाई ऐसा होएगा, तू ऐसा कर लो। लेकिन अगर मैं, but what is the truth? What is the reality? You tell me. What is the reality? The reality is that हर चीज का खाली possibilities है, गारंटी नहीं है किसी चीज का। I always tell people only dead people are dead sure. Everybody else is open-minded. Only dead people can be dead sure. The rest of the people, they have to think in terms of possibility and probability. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये होने का इतना चांस है, ये होने का इतना चांस है। पास्ट में ऐसा हुआ तो ऐसा होता है, ऐसा हुआ तो ये होता है। इसीलिए सबको बोला जाता है कि एसेट एलोकेशन करना चाहिए। अगर आप, मैं बोला ना कि इक्विटी लेने का टाइम आता है तो गोल्ड ले लेते हैं लोग, गोल्ड लेने का टाइम आता है तो इक्विटी ले लेते हैं। वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता है कभी भी। यू कैन ओनली हैव some proportion of your portfolio in equity, some proportion in gold, some proportion in fixed income. And when equity becomes very, very expensive, then you calibrate it down and buy something else. Then when something else goes up a lot, you calibrate that down and buy something else. The only way to have a good sleep at night is to have a portfolio which is properly allocated. क्योंकि कभी क्या चलेगा वो अपने को बोल के नहीं चलता है। एंड व्हेन एवरीबडी इज डेड श्योर कि अभी इक्विटी चलेगा, तो दैट इज ये ग्रीडी, फियरफुल, ये सब है ना, वही है। इन 2024 एवरीबडी वाज डेड श्योर कि अभी तो स्मॉल कैप चलेगा। नाउ डेज पीपल आर डेड श्योर अभी खाली गोल्ड चलेगा। दोनों भी राइट नहीं है। और आपको इक्विटी जीरो या गोल्ड जीरो ऐसा कुछ नहीं करने का है। नेवर थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम्स। You don't need to be on extreme. You just need to be somewhere calibrated. That is why it was written. देखिए क्या है, जो ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर जो मैंने बोला ना कि confirm that you are human beings. Why? You know, because human beings जो है, our human nature, all of us, we do very well if we have clarity. Human beings can function very well if they have clarity. इसीलिए आप देखिए ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, एक बार मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था विच सेज दैट पीपल कैन नॉट थिंक, दैट इज वाई दे जज। यू नो व्हाट इट मीन्स? दैट इट इज ईजी। अगर देखिए, अगर मेरे को कोई बोलेगा तुमको क्या लगता है विनायक जी कैसे आदमी है, हाँ, ऐसा मेरे को पूछेगा, या बोलेगा अनुराग सर कैसे आदमी है, ऐसा कोई मेरे को पूछेगा, तो बोलेगा कि एक्चुअली तो अनुराग सर है ना, वो हमेशा बहुत स्माइलिंग है, बहुत ह्यूमरस है, ही इज़ फैंटास्टिक एज अ स्पीकर, ही हैज़ अ ग्रेट वॉइस। लेकिन है ना, मालूम है, मैं 2 बार देखा है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है, कभी कभी इनको भयंकर गुस्सा आता है। मैं देखा है किसी को 2 गाली दे दिया था, चिल्ला दिया था, गुस्सा आ गया उसको। लेकिन वो गुस्सा क्यों आया वो भी मेरे को समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि बोलेगा भाई मेरे अच्छा आदमी के खराब आदमी बोल देना, क्या भाषण दे रहा है। करेक्ट? टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर? He is a good guy is the correct answer, or the whole persona I built is the correct answer? Which one is correct? You just want to know कि भाई मेरे को इनके साथ सौदा करने का कि नहीं, अच्छा आदमी के खराब आदमी उतना बोल दे। डिस्क्राइब क्यों कर रहे हो? करेक्ट? सो ह्यूमन बीइंग्स वांट क्लैरिटी। भाई तू अच्छा है कि खराब है, वाइट है कि ब्लैक है, गुड है कि बैड है, मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, उतना मेरे को बोल दे। ये सब जो है ना, पूरा भूमिका बांधने का जरूरत नहीं है। But tell me something, is the real world
Black or white? Is there anything which is 100% sure? Is there anything which is absolutely certain? इसलिए बड़े बुजुर्ग बोल के गए ना कि भाई दुनिया गोल है, इसलिए बोलते हैं ना लाइफ इज ग्रे, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दैट टू बी सक्सेसफुल यू शुड बी एबल टू थ्राइव इन ग्रे. आप ये फोरकास्ट करने का ट्राई मत करो, आप अज्यूम कर लो कि फोरकास्टेबल नहीं है. कुछ भी 100% फोरकास्टेबल नहीं है. द वर्ल्ड विल ऑलवेज बी ग्रे. राइट नाउ इज इट डार्क ग्रे और लाइट ग्रे? उतना अनुमान लगाने का ट्राई करो एंड देन कैलिब्रेट योर सेल्फ. इफ यू आर 100% इन इक्विटी, सी जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन 100% इन इक्विटी or equity and real estate or some such aggressive asset class. I personally don't keep money in the bank, I don't put money in the liquid fund. But उसके लिए मैंने एक बार लिखा था that you need to be Teflon coated for that. इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ. See, when I invest in equity, मेरे को 3-4 बिलीव्स है कि आर्थिक व्यवस्था में इजाफा होता है तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा तो शेयर का दाम और NAV चलेगा. लेकिन आर्थिक व्यवस्था का ऐसा है कि कभी हेडविंड्स होता है, कभी टेलविंड्स होता है. अभी थोड़े समय पहले हमको लगा टेल विंडेड है, फिर वॉर हो गया तो हेडविंड आ गया ना, थोड़ा ब्रेक लग गया, राइट? सो इफ यू आस्क मी पर्सनली, इफ स्टॉक मार्केट गोज डाउन 30%, आई डोंट लूज स्लीप. इफ इट गिव्स मी 0 रिटर्न फॉर 2 years, आई डोंट लूज स्लीप. क्योंकि मुझे पता है कि अगर 2 साल 0 रिटर्न आएगा ना तो आगे कहीं ना कहीं 3 साल में पैसा डबल होएगा. और मेरे को पता है कि अगर 2 साल में पैसा डबल हो गया ना तो आगे कहीं ना कहीं पे 3-4 साल तक रिटर्न नहीं आएगा, राइट? बट दैट इज बिकॉज आई हैव डन दैट ऑल माई लाइफ. And that is because I feel that I understand. And that is because I feel कि अगर ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा 2 साल तक तो मेरा दाल रोटी बंद नहीं होगा और मेरा नींद नहीं उड़ेगा. So if you are in that camp, then don't bother about all this gold and silver and debt and all these things. Then you can also invest in equity and forget about it. But 90% of the people, they don't function like that. 90% of the people, they are 100% equity till August 2024. उसके बाद अरे तुम एडवाइजर है, तुमको मालूम नहीं है कि पैसा निकालना चाहिए, करेक्ट? सो व्हाट हैपेंस इज दैट 90% ऑफ द पीपल दे कैन नॉट स्लीप पीसफुली if they don't make returns for a couple of years. 90% of the people cannot sleep peacefully if 100 becomes 60 or 70. That is why they need to be asset allocated. क्योंकि क्या होता है, 100 रिटर्न पैसा ग्रो करने के लिए इक्विटी चाहिए, लेकिन इक्विटी को पैलेटेबल बनाने के लिए, इक्विटी में पड़े रहने के लिए उसके इर्द गिर्द में सपोर्ट सिस्टम चाहिए, विच इज दिस डेट एंड गोल्ड एंड एसेट एलोकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स. आपको मेडिसिन भी देते हैं ना, तो जो मेडिसिन आप खाते हो उसमें आई डोंट नो, मतलब मे बी 5% विल बी मेडिसिन, रेस्ट इज ऑल एक्सीपिएंट्स एंड कोटिंग्स एंड वॉट एवर मेक्स द मेडिसिन पैलेटेबल, करेक्ट? सो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए भी यू नीड structure. There are very few people who can consume the medicine as is without any coating, correct? So equity में invest करने के लिए भी asset allocation चाहिए. That is why it is written, because most of the time what happens is that people are trying to guess अभी market bottom में है कि peak में है. अरे बाबा long history से compare करेंगे, पिछले history से compare करेंगे तो peak पे है, और आगे का future से compare करेंगे तो bottom में है, राइट? अमेरिका हम लोग के ईस्ट में आता है कि वेस्ट में आता है? अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस पकड़ के वेस्ट कोस्ट में जाएंगे तो अलग है, ब्रिटिश एयरवेज पकड़ के ईस्ट कोस्ट में जाएंगे तो अलग है. इसीलिए बोलते हैं ना दुनिया गोल है, राइट? सो आई जस्ट शेयर फ्यू थिंग्स विथ यू. द मार्केट इज नेवर एट टॉप और बॉटम. इफ यू कंपेयर विथ हिस्ट्री इट इज एट द टॉप. इफ यू कीप इन माइंड द फ्यूचर इट इज एट द बॉटम. आपको अपना बीच में रखना. आपको 100% इक्विटी या 0% इक्विटी नहीं करना है. आपको खाली ये अंदाजा लगाना है कि अभी मार्केट या अभी जो माहौल है वो डार्क ग्रे है या लाइट ग्रे है. इज यूएस टू और ईस्ट और वेस्ट, लेफ्ट और राइट? इट्स ओनली पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट. ये पूरा दुनिया में जो भी कारोबार हो रहा है ये फिजिकल है कि डिजिटल है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? Everything is phygital. That is the new term. There is no digital or physical, right? Life is black or is it white? It's always gray. It's always gray.
उसी तरीके से जब लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, फंड मैनेजर्स, आप देखिए हम लोग के इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम क्या है, हर दूसरे साल बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हाउस और फंड मैनेजर चेंज हो जाता है। एक माहौल में किसी का पोर्टफोलियो अच्छा चलता है, दूसरे माहौल में किसी और का पोर्टफोलियो अच्छा चलता है। वाई डज दैट विनर रोटेशन हैपन? बिकॉज मोस्ट पीपल थिंक कि वैल्यू चलेगा, ग्रोथ चलेगा, क्वालिटी चलेगा, सस्ता लेने का, लार्ज कैप लेने का, स्मॉल कैप लेने का। देखिए क्या है, जो मार्केट है 96% ऑफ द मार्केट इज कवर्ड इन BSE 500 इंडेक्स। और BSE 500 जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स का कोई धर्म नहीं होता है। इंडेक्स इज नेवर ग्रोथ और वैल्यू, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, क्वालिटी और सस्ता। इंडेक्स इज नॉट और, इंडेक्स इज ऑलवेज एंड। You don't need to make choices. You have to have a calibration of everything, right? So the point is that don't follow or strategy, or meaning OR. You don't have to choose growth or value. You should have a portfolio which is broad based. It should be growth and value, because index जो है, index is half growth half value. अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं खाली यही लेगा, तो उसका क्या मतलब है, वो मार्केट के किसी एक हिस्से में ऑपरेट कर रहे हैं। जब मार्केट का वो हिस्सा चलेगा तो उनका परफॉर्मेंस बढ़िया लगेगा, लेकिन मार्केट कीप्स रोटेटिंग, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है, राइट? सो ओवरऑल योर पोर्टफोलियो, डिफरेंट फंड मैनेजर्स विल हैव डिफरेंट फिलॉसफी, बट योर ओन पोर्टफोलियो शुड बी वेल बैलेंस्ड, राइट? सो few things to keep in mind. Human beings want closure, they want conclusions. देखिए हम लोग का बिजनेस है, लाइफ है, इन्वेस्टिंग है, कभी भी है। वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स स्टॉप टॉकिंग टू अस, सो वी वांट टू नो ऐसा क्यों हुआ। सम एम्प्लॉय क्विट्स, सो यू वांट टू नो ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों बोला, वो अच्छा है कि खराब है। फॉर एवरीथिंग वी वांट डेफिनेटिव आंसर्स। आप मेरे को बताओ, किसी भी चीज़ का कभी भी कोई एक कारण होता है क्या? कभी भी कोई चीज़ का एक डेफिनेटिव आंसर होता है क्या? आप किसी बंदे को पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, तो आज वो ये जवाब देगा, 7 दिन बाद भूल जाएगा क्या बोला था, फिर बोलेगा वो अलग जवाब देगा, राइट? एवरीथिंग हैज मल्टीपल रीजंस. देयर इज नो वन डेफिनेट कंक्लूजन यू कैन मेक अबाउट एनीथिंग. दैट इज वाई व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इन मार्केट्स एंड इन लाइफ देयर इज नो टॉप और बॉटम, देयर इज नो गुड और बैड, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, देयर इज ओनली कॉन्टेक्स्ट एंड देयर इज पर्सपेक्टिव. That is what is important. There are no good ideas or bad ideas. There are only choices to be made. माहौल देख के चॉइस करना है. गुड, मैं आपको बोलूं कि अभी मेरे को चाइनीज खाना खाना चाहिए कि लेबनीज खाना खाना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? अरे भाई चॉइस है, उसमें क्या है मतलब? You just have to make a choice, right? So that's why I said, don't think in terms of or. ये खाओ वो मत खाओ, अभी ये भी खाओ वो भी खा, आज तुम्हारा क्या मूड है मेरे को क्या मालूम, करेक्ट? सो व्हेन ब्लैक और वाइट गिव्स यू स्लीपलेस नाइट्स, यू शुड रिलैक्स विद ग्रे. Okay, you should get used to the idea that the world is gray. You should get used to the idea that things are unpredictable. You should get used to the idea कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. And then you should always be somewhere in the, मतलब कोई भी दरवाजा बंद नहीं करने का है. You should always be in a space where you can be agile, where you can respond. And that is why I had written there that life is gray, so are markets. You should adjust your mindset and your portfolio so that you can thrive in gray. Don't look for certainty. Don't look for forecast. You assume कि भाई uncertain रहेगा. And then you understand कि ये चीज़ का क्या probability है. किसी भी कोई बोलेगा ना कि market किधर जाएगा, ऐसा मत पूछो किसी को. Never ask somebody market किधर जाएगा. You ask them अभी हम जहाँ पे है market गिरने का कितना चांस है, उठने का कितना चांस है. गिरेगा तो कितना गिर सकता है, उठेगा तो कितना उठ सकता है, कब तक गिर सकता है और कहाँ से उठना शुरू हो सकता है. आस्क इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. इफ यू आस्क फॉर डिटर्मिनेट, इफ यू आस्क फॉर स्पेसिफिक आंसर, अगले 1 महीने में किधर जाएगा बताओ, तो हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रॉन्ग असेसमेंट, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, राइट? सो डोंट लुक फॉर डेफिनेट कंक्लूजन्स. You only look for context, you look for perspective, and you adjust to the fact that world is grey. जब मालूम है सब grey है, तो don't try to aim for white or black. Just try to understand wherever you are, whether it is light grey or dark grey.
That is something which is most important. Thank you very much for listening me out. Thank you. Thank you so much, Ashish sir, for this wonderful, wonderful session. It was really, it blew my mind, this session, really. नए पर्सपेक्टिव्स मिले कि नहीं? नजरिया बदला? तो ठंडा जवाब क्यों मिल रहा है? जोर से तालियां की कमी नहीं होनी चाहिए. So I would like to welcome Vinayak sir to felicitate Ashish sir. We hope you all had a wonderful time with us, as we did with all of you.